हेलो दोस्तों, आज जो है गति की समीकरण जो है जो लगभग सभी क्लास में नाइन्थ और नाइन्थ से जो आगे की जो क्लासेस होती हैं सभी क्लासों में फिजिक्स हो या मैथ हो या कहीं पर भी यूज हो जाती हैं। तो वो गति की जो समीकरण है वो आज हम पढ़ते हैं। तो गति की समीकरण क्या होती हैं और उनकी उत्पत्ति हम किस प्रकार करते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं हमारी जो गति की समीकरण होती है वो पहली समीकरण जो होती है हमारी होती है v बराबर u प्लस AT। दूसरी समीकरण होती है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसके बाद एक समीकरण और होती है उसे विशेष समीकरण कहते हैं, लेकिन हमें ये तीन तैयार करनी है क्योंकि विशेष समीकरण ज्यादातर हमारा जो यूज नहीं होती है। तो ये तीन समीकरण किस प्रकार में s क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो u होता है ये होती है आपका प्रारंभिक वेग। ये प्रारंभिक वेग है आपका और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक होता है। उसके बाद v जो होता है ये होता है अंतिम वेग। ये अंतिम वेग होता है और ये भी वेग ही है, इसका मात्रक भी होगा मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हमारा होता है t। t जो देख रहे हो आप, t होता है आपका समय और समय को जो नापा जाता है इसका मात्रक होता है आपका सेकंड। उसके बाद आप देखते हो यहां पर s है और s जो है आपकी दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद आप देख रहे हो a जो है यहां पर वो त्वरण है और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वो राशियां हैं जो गति के समीकरण में यूज होती हैं। अब जो हमारी गति की जो पहली समीकरण है सबसे पहले हम उसे सिद्ध करते हैं कि गति की पहली समीकरण क्या होती है। वो आप देख रहे हो v बराबर u प्लस AT होती है। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। तो हम लिखते हैं पहले गति की प्रथम समीकरण। तो गति की प्रथम समीकरण को हम पहले यहां पर सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं आप देखते हो इसमें v, u और a और t ये राशियां हैं। इन्हें आप मान लेते हैं कि माना कोई भी वस्तु है आपकी, माना कोई वस्तु u मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। कोई वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उसका वेग जो चेंज होकर हो जाता है आपका v। तो मान लेते हैं t सेकंड बाद वस्तु का वेग v मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कोई वस्तु थी जिसका प्रारंभिक वेग u था और t सेकंड बाद उसका वेग जो है वो बढ़कर हो जाता है v मीटर प्रति सेकंड। तो जब वेग में चेंजिंग होती है, जब वेग बदलता है तभी त्वरण होता है। अगर वेग सेम होता है तो उस समय आपका जो त्वरण है वो शून्य होता है। तो उस वस्तु में जो त्वरण होता है वो उत्पन्न होता है a। तब हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय लिख सकते हैं। तो त्वरण था वस्तु में a और वेग परिवर्तन किस प्रकार निकालते हो, पहले उसका वेग u था
और उसके बाद में t सेकंड बाद उसका वेग v हुआ, तब परिवर्तन क्या हुआ, v में से u को आप माइनस करोगे, इनका अंतर ही परिवर्तन होगा। और टाइमिंग है आपके पास t की क्रॉस मल्टीप्लाई a में होगी तो आपके पास हो जाएगा at इक्वल v माइनस u, और u माइनस की टर्म है, जब आप लेफ्ट में लाओगे तो at प्लस u इक्वल होगा v, तो आपका फॉर्मूला बन के आता है v बराबर u प्लस at। तो इस प्रकार ये गति की पहली समीकरण है और ये इसकी उत्पत्ति है। उसके बाद गति की दूसरे समीकरण को देखते हैं। तो जो गति की दूसरी समीकरण है तो उस समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। आपने क्या करना है, जो अभी आपने लिखा था पीछे वही आपको लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन जो आपने प्रूव की थी वही आपको लिखना है कि माना कोई वस्तु u मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग है u, t सेकंड बाद वस्तु का वेग v मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तथा इस समय में वो वस्तु s दूरी तय करती है, तथा वस्तु s दूरी तय करती है। तो सबसे पहले निकालते हैं उसका औसत वेग। तो औसत वेग कैसे निकालते हो आप, औसत निकालते हैं, पहले उसका वेग u था, फिर v हुआ, औसत कैसे निकालोगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये उस वस्तु का औसत वेग होगा। तो उसके बाद आप जानते हो कि दूरी बराबर जो होगी, दूरी बराबर होता है औसत वेग और गुना समय। तो दूरी आपकी s थी, औसत वेग आपने निकाला था u प्लस v बटे 2, और समय आपके पास टाइमिंग है t। तो s बराबर आप देखते हो जो गति की दूसरी समीकरण होती है उसमें v नहीं होता है, तो हम जानते हैं, हमने गति की पहली समीकरण पढ़ी थी कि v बराबर होता है u प्लस at। तो इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास निकल के आता है u प्लस v के स्थान पर आप लिखोगे u प्लस 80, और बटे में आपका आया हुआ है 2 और टाइमिंग है t। s बराबर AQ 2u हो जाएंगे, तो 2u और प्लस 80 और अपॉन में 2 लिखा हुआ है, 2 को हम इसके बटे में भी और इसके बटे में लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में आपका टाइमिंग है। s बराबर 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में u बचता है, और t के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ut प्लस 1 बटे 2 a, और t की t में मल्टीप्लाई होगी टी स्क्वायर। तो ये है गति की दूसरी समीकरण। उसके बाद जो गति की तीसरी समीकरण होती है उसे प्रूव करते हैं। तो उसके लिए गति की तीसरी समीकरण अगर आपको प्रूव करनी है तो आपको जो है गति की जो पहली समीकरण है वो पहली समीकरण है, जो गति की पहली समीकरण होती है वो होती है v बराबर u प्लस 80। ये गति की पहली समीकरण है। आपको इसका स्क्वायर करना है, वर्क करना है, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर तो वर्क करोगे v स्क्वायर बराबर u। वर्क किस प्रकार करते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी पद हों उनका स्क्वायर किया जाता है, इसी प्रकार राइट साइड में जितने भी पद हों उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसका होल स्क्वायर किया जाता है। तो v स्क्वायर बराबर a प्लस बी का उसका ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b, a के प्लेस पर u
इंटू बी के प्लेस पर है 80। तो उसके बाद वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इन दोनों में से आपको दो एक कॉमन लेना है। तो जब आप 2 एक कॉमन लोगे तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करता हूं, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2u80। तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब भी आपका 1 ही आएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से दोनों पदों में आपको 2 कॉमन लेना है और ए स्क्वायर और ए में 1 कॉमन लेना है। टी आपको कॉमन नहीं लेना है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 बचता है आपका 1/2 और एक ए बचता है और टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, ए कॉमन, यहां पे आपका बचता है यू और टी। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, और ये जो वैल्यू होती है गति की दूसरे समीकरण से इक्वल होती है एस के, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एस बराबर होता है यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर हमने ऐसा करते हैं गति की तीसरी समीकरण आपके सामने हमने सिद्ध करी। उसके बाद आपको कुछ विशेष, जब इसके हम क्वेश्चन करते हैं किसी भी मैथ में या फिजिक्स में और किसी भी क्लास में इस तरह के क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान देने वाली बात होगी, यदि कोई वस्तु प्रारंभ में विराम में है, अगर विराम में है तो उसके लिए u जो होगा वो आपका 0 होगा, यानी कि वो विराम अवस्था से स्टार्ट करती है तो u की वैल्यू 0 लोगे। यदि कोई वस्तु अंत में रुक जाती है, रुकने का मतलब विराम में आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप v को 0 लोगे। एक बात और ध्यान रखनी है, यदि त्वरण घट रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो त्वरण होगा वो माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, तब त्वरण जो होगा a वो आपका ऋणात्मक होगा, उसे तब हम माइनस में लेंगे। यानी कि उस कंडीशन में आपकी जो गति समीकरण में माइनस आ जाता है, यहां पर माइनस आ गया, जहां जहां पर त्वरण वहां पर माइनस आ जाता है। उसके बाद ये जो गति होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, यानी कि क्षैतिज गति है। लेकिन यदि गति आपकी ऊर्ध्वाधर है, यानी कि आप ऊपर नीचे गति करते हैं, कोई पिंड ऊपर नीचे गति करता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर गति के लिए अगर गति ऊर्ध्वाधर है, ऊपर नीचे गति है आपकी, तो उसके लिए हम s के प्लेस पर हाइट लेते हैं और a के प्लेस पर जाता है g, जिसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। उस समय पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, तब आपकी गति की पहली समीकरण बनती है v बराबर u, और u प्लस a के प्लेस पर आपको g लेना है और t, और दूसरी समीकरण बनेगी आपकी h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, और तीसरी समीकरण बनेगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तब ये समीकरण आपकी यूज होती है ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊपर नीचे गति के लिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो गति घटती है, यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसकी गति घटती है, और उस कंडीशन में आपका त्वरण जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, ये वो ऋणात्मक होगा। तब
गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा और उस वस्तु के जो उच्चतम बिंदु पर जो जाती है, जहां तक वो पहुंचती है, उस बिंदु पर जाकर उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो उस कंडीशन में उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर जो वेग होगा आपका v, अंतिम वेग वो क्या होगा आपका 0 होता है। लेकिन यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसके वेग में वृद्धि होती है, तब त्वरण आपका प्लस ही होता है, यानी कि गति बढ़ती है। यदि गति बढ़ती है तो त्वरण प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, और यदि गति घटती है तब आपका त्वरण जो है वो नेगेटिव होता है। तो उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है v, अंतिम वेग वो आपका शून्य होगा। अगर आप विराम अवस्था से किसी पिंड में डालते हो तो उस समय पर आपका u की जो वैल्यू होगी वो शून्य होगी। तो गति की समीकरण और आपने प्रूव की। इन्हें ज्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।